बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 है हमारा, जो कि है वर्क एंड एनर्जी। और इस यूनिट में इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर को, इंट्रोडक्शन लेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे वर्क क्या होता है और वर्क की एक्सप्लेनेशन के साथ साथ वर्क का यूनिट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर को, जो कि हमारा है वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले देखिए नाम पता चल रहा है, एक है वर्क और दूसरा एनर्जी। वर्क मतलब काम जो हम करते हैं, और एनर्जी मतलब वही ताकत जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी काम के लिए। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एक तो वर्क को, कि वर्क क्या होता है, वर्क कैसे अप्लाई होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है एंड सो ऑन, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे एनर्जी को, एनर्जी क्या चीज होती है, एनर्जी किस काम आती है, एनर्जी की टाइप्स कौन कौन सी है, ये एनर्जी कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वर्क की। वर्क क्या होता है? सो वर्क, ये हम डेली लाइफ में वर्ड इस्तेमाल करते हैं वर्क। अगर इसकी हम मीनिंग उर्दू में देखें तो हम कहेंगे वर्क का मतलब होता है काम करना। बिल्कुल ठीक है, वर्क का मतलब काम करना होता है। फिजिक्स में भी इसका मतलब यही है, काम। लेकिन थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, थोड़ी सी आप कह लें कि कंडीशन आ जाती हैं वर्क की। अगर हम फिजिक्स में बात करें तो वो कंडीशंस क्या है, वो डिस्कस करते हैं। वर्क होता है काम करना। हम सपोज करते हैं कि हम कहते हैं जी, सपोज करते हैं कि हमारे पास है जी ये कोई भी एक ब्लॉक है, सपोज कर लेते हैं। हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं जी, इस तरह से फोर्स हम एक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक हो गया। जब हम फोर्स इस पर लगाएंगे, मतलब ये कि अगर हम इस पर हम धक्का लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, आप आसान लफ्जों में कह रहे हैं कि हम इस ब्लॉक के ऊपर धक्का लगा रहे हैं, ब्लॉक को धक्का लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं इसको। ठीक है, जब इस पर हम धक्का लगाएंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे, इसको पुश करेंगे, ये ब्लॉक मूव करेगा इस डायरेक्शन में। ऐसे ही है। अब ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, हम एग्जाम्पल नंबर 2 भी ले लेते हैं। हम एक कुआं है, सपोज कर लेते हैं एक कुआं है। ठीक है, इसमें ये पानी है, इसके ऊपर हमने एक पुली इस तरह से लगाई है, किसी तरीके से बांध रखी है, और एक बकेट है जो कि पानी से फिल होकर हम इस पुली के जरिए इसको बकेट को खींचते हैं। ठीक हो गया। या फिर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि ये वो पुली है, ये वो बकेट है। तो बकेट यहां से होती हुई, पुली से क्रॉस होती हुई रस्सी के साथ हम इस तरह खींचते, तो फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगाते हैं। लेकिन इस केस में जो बॉडी मूव करती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। ऐसी है, यानी कि डिस्प्लेस कर रही है, डी से हम इसको कह देते हैं, और ये फोर्स है। इस वाले केस में जो डी है वो इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में। ठीक हो गया। दोनों में केस अलग अलग है। और भी केस होते हैं कि हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट होता है वो वापस उसके रिवर्स फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। बिल्कुल वैसे एग्जांपल है जैसे हमने एक एनिमल को, एक जानवर को, गधे को हमने ट्रक में लोड करना है, ट्रक में हमने बिठाना है, तो हम गधे को पीछे धक्का लगाते हैं, चला आगे धक्का लगा रहे हैं। लेकिन गधा आगे जाने की बजाय ना वो पीछे दौड़ लगाता है। ठीक, हम फोर्स आगे लगा रहे हैं, गधा पीछे आ रहा है। तो ये भी कंडीशन है, ये भी सिचुएशन है। तो एक्चुअली में हम एग्जांपल देने का मतलब ये मकसद ये है कि हम देखना चाहते हैं कि वर्क कब होगा, किस कंडीशन में होगा और कैसे होगा, कितना होगा। ठीक है, पहली कंडीशन में आ जाए। इस वाले केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब ये कि इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है, जो थीटा है, वो 0 है। ठीक है, इस वाले केस में आ जाए, फोर्स डायरेक्शन यू है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन यू है, तो दोनों के दरमियान जो एंगल हो रहा है वो 90 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, और वो गधे वाले एग्जांपल है तो उसमें एंगल 180 जाता है, फोर्स इस तरफ है, गधा वापस आ रहा है, वो 180 है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब देखिए फोर्स वर्क कब होगा, अब इस बात पर आ जाए। वर्क तब होगा, वर्क डन व्हेन एक्टिंग फोर्स ऑन बॉडी, जब बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही हो, एंड बॉडी डिस्प्लेस, या फिर कवर डिस्टेंस, हम यू कर आसान कर लेते हैं, कवर डिस्टेंस इन सेम डायरेक्शन।
बात हो रही है सेम डायरेक्शन की, ठीक है। ये देखें, एक तो फोर्स एक्ट कर रही है, दूसरा डिस्टेंस कवर हो रहा है, और तीसरा सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है मतलब एंगल क्या होगा, सेम डायरेक्शन है, यानी कि उस डायरेक्शन में फोर्स है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल क्या होगा, जीरो, एंगल होगा जीरो। तो इसका मतलब है कि फोर्स वर्क तब होगा जब डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। इस वाले केस में आ जाए, अब हमने क्या कहा जी, फोर्स जब एक्ट करती है और डिस्टेंस कवर होता है सेम डायरेक्शन में, तो वर्क को हम लिखते हैं W के साथ, ठीक है, वर्क को हम लिखते हैं W के साथ, और इसका फॉर्मूला होता है जी फोर्स मल्टीप्लाई बाय D। ये D भी हो सकता है, ये S भी हो सकता है, ये R भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जो डिस्टेंस होते हैं वो जो होते हैं वो D भी हो सकता है, S भी हो सकता है, R भी हो सकता है, L भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, मतलब हम उसको जो है ना डिनोट कर सकते हैं किसी भी अल्फाबेट के साथ। तो इस चीज में हमें कंफ्यूजन ये S भी हो सकता है, ये H भी हो सकता है, H उस केस में आएगा जब हाइट वाले केस में चला जाएगा, खैर वो हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। चले, अब इन दोनों के दरम्यान में फोर्स एंगल कितना है, F और L के दरम्यान में, तो क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, जब डॉट प्रोडक्ट को हम ओपन करते हैं साथ में आ जाता है हमारे cos थीटा, ठीक है। ये हमारी चले एक और बात कर लेते हैं। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम सिंपल डॉट्स, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है F डॉट D। दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें हम क्रॉस लेते हैं, जैसे कि टॉर्क हमने पढ़ा है, तो वो होगा हमारे पास फोर्स क्रॉस L, ठीक है। दो तरह के होते हैं। अगर हम डॉट को ओपन करें तो हमारे पास आता है cos थीटा, अगर हम क्रॉस को ओपन करें तो हमारे पास आता है sin थीटा। तो ये चीज याद रखिए, क्योंकि वर्क में डॉट प्रोडक्ट है, और ये डॉट प्रोडक्ट किस में होता है, याद रखेंगे स्केलर क्वांटिटी में होता है। जो स्केलर होती है उसमें डॉट प्रोडक्ट होता है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनमें क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। चूंकि वर्क के फॉर्मूला में डॉट प्रोडक्ट है, इसको ओपन करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा। चले अब इस बात पर आ जाए, बाकी वैल्यू को ऐसे ही रहने दे, F और D को ही। अब इस एग्जांपल 1 में दोनों के दरम्यान में एंगल कितना है जी, जीरो, तो cos जीरो, तो ये बन जाएगा FD, cos जीरो जो होता है वो 1 होता है, तो ये आ जाएगा FD मैक्सिमम। तो वर्क हमारे पास होगा मैक्सिमम जब दोनों के दरम्यान में एंगल जीरो होगा। इसका मतलब है वर्क कब होगा, जब फोर्स एक्ट कर रही होगी किसी बॉडी पर और वो बॉडी डिस्टेंस कवर करे, लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, वो उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। बिल्कुल इस तरह से फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में कवर हो रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब वर्क होगा। एग्जाम्पल 2 जो हमने की थी उसमें देख लें, तो वही फार्मूला हमारे पास है F डॉट D, W इज इक्वल टू, तो W इज इक्वल टू FD cos ऑफ थीटा। तो थीटा हमारे पास इस केस में कितना जी, cos 90, थीटा 90 है, तो cos 90 हमारे पास जीरो होता है, तो FD इंटू जीरो, जब जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वर्क हमारा जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हम कहेंगे कि वर्क हमारा जीरो है, चाहे हम जितनी भी फोर्स लगा रहे हैं, चाहे हमने 10 बाल्टी पानी की निकाली है, हम थक चुके हैं, पसीना आ चुका है, बुरी हालत हो चुकी है, हम थक चुके हैं, बहुत काम किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू, अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट ये वर्ड देखें ना, वर्क इसका मतलब काम होगा, फिर तो हमने काम किया है, बहुत काम किया है। अकॉर्डिंग टू एनी लैंग्वेज हमने बहुत काम किया है, हमने 10 बाल्टी पानी की निकाली है, थक गए हम, पसीना आ गया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हमने कोई काम नहीं किया, हम 20 बाल्टी निकाल चुके हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक कुएं से पानी निकाल रहे हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल 90 आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स देयर इज नो वर्क, वर्क इज जीरो, हमने कुछ भी नहीं काम किया, अगर हम इसको फिजिक्स अकॉर्डिंग देखेंगे। बात समझ आ गई। इस तरह जितना भी एंगल होता जाएगा, एंगल जीरो की बजाय 45 हो जाएगा तो ये वैल्यू कुछ और आ जाएगी, 90 से बढ़कर 180 हो जाएगा तो वैल्यू कुछ और आ जाएगा। एंगल जितना चेंज होता जाएगा वैल्यूज हमारी चेंज होती जाएगी। तो एक बात याद रखना है कि जो वर्क तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ये बात माइंड में रखनी है आपने। होगा तो वर्क होगा, नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। क्लियर। चलो जी, अब बात करते हैं वर्क के यूनिट की। अच्छा, एक और चीज है कि फोर्स के सामने पढ़े कि 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फोर्स के कंपोनेंट वो 2 होते हैं, एक होता है Fx और एक होता है Fy, ठीक है। अब देखिए इस वाले केस में इस वाले केस में जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि इस वाले केस में F ऑफ x एक्ट कर रहा है, ठीक है। इस वाले केस में भी F ऑफ x है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो एंगल होने 90 होने की वजह से जीरो हो जाता है। एक तो हो गया F ऑफ x, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास होगा F ऑफ y।
अब ये हम यूं कर सकते हैं कि सपोज करते हैं कि इसी को हम उल्टा लेते हैं कि हम छत के ऊपर खड़े हैं और छत पे खड़े होकर हमने बाल्टी को नीचे से ऊपर खींच रहे हैं, बाल्टी नीचे से ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल वो जिस तरह घरों की कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो वो एक मशीन लगी होती है जो कि मटेरियल कंक्रीट मटेरियल मिक्स करके वो छत के ऊपर पहुंचा रही होती है। उसको अगर आपने देखा तो कुछ इस तरह से होता है, वो यहाँ पर एक पुली लगी होती है, तो यहाँ पर वो एक बाल्टी बकेट टाइप होती है और यहाँ से पुली के जरिए ऊपर जा रही होती है। इसमें क्या होता है कि फोर्स अपवर्ड लग रही होती है, ये फोर्स डायरेक्शन होती है और ये डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें जो अपवर्ड फोर्स है, देखिए फोर्स का कंपोनेंट चेंज होकर ये वाई कंपोनेंट बन जाएगा। अब इस वाले केस में देखें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान में एंगल अगेन 90 है, तो जब एंगल 90 होगा तो वर्क हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो वर्क होगा वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वजह से होगा, लेकिन जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल उसकी वजह से फोर्स उसकी वजह से वर्क नहीं होगा। तो वर्क फोर्स के किस कंपोनेंट की वजह से होगा? एफ ऑफ एक्स या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। क्या वर्क होगा एफ ऑफ वाई की वजह से? नो, और वर्टिकल फोर्स कंपोनेंट की वजह से कोई वर्क हमारे पास नहीं आएगा। उसका प्रूफ आप ये देख चुके हैं क्योंकि एंगल दोनों तरफ में 90 रहता है। उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास है यूनिट। अगर हम यूनिट की बात करें वर्क, तो हम ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिट हमेशा हम फार्मूला से निकालते हैं। फार्मूला हमारे पास है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, तो ये हमारे पास है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो फोर्स करंट होगा हमारे पास न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास होता है मीटर, इसका हो गया हमारे पास न्यूटन मीटर, या फिर वर्क का यूनिट हमारे पास जो दूसरा होता है वो होता है जाउल, ठीक है। जाउल भी होता है या फिर न्यूटन मीटर भी होता है, दोनों सेम होते हैं, दोनों आप कर सकते हैं। इसके बाद जो वर्क होता है इसके ना हमारे पास छोटे यूनिट भी होते हैं, बड़े यूनिट भी होते हैं, जैसे कि मेगा जाउल भी होता है, मेगा जाउल। अब मेगा जाउल क्या होता है? मेगा को हम एम से लिखते हैं, जाउल, ठीक है, या फिर मेगा का वैल्यू होती है 10⁻⁶ जाउल, ठीक है। इसके बाद मेगा होता है, और अगर हम छोटे यूनिट किलो होता है, किलो यूनिट होता है, किलो जाउल। अब किलो जो होता है वो के से लिखते हैं और उसकी वैल्यू होती है 10⁻³ जाउल, ठीक है। छोटे यूनिट होते हैं पिको, नैनो, सो ऑन, जो यूनिट यूज करना हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये हमारे पास यूनिट आ गया। अब बात करते हैं इसकी कंडीशन की कि वर्क हमारा मैक्सिमम कब होगा, वो बात कर चुके हैं। वर्क हमारा मैक्सिमम तब होगा जब एंगल हमारा 0 होगा और मिनिमम तब होगा जब एंगल हमारा 90 होगा। क्लियर? चले इसके बाद हम बात करते हैं इसके कंडीशन की। वो कह रहा है कोई कंडीशन, किस कंडीशन के कितनी कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है जब वर्क हमारा 0 हो? तो हम कहेंगे कंडीशन ऑफ वर्क 0, कि वो कौन कौन सी कंडीशन होती है जब वर्क हमारा 0 हो सकता है। पहली कंडीशन, वर्क 0 कब हो सकता है? फॉर्मूले पर आ जाए, इसी फॉर्मूले पर। इसमें 3 चीजें हैं, एक फोर्स है, एक डिस्प्लेसमेंट है, एक एंगल है। तो 3 ही कंडीशन हमारे पास हो सकती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है? इफ फोर्स इज इक्वल टू 0, अगर फोर्स ही अप्लाई ना हो रही हो तो क्या बॉडी मूव करेगी? नहीं। जब फोर्स ही अप्लाई नहीं होगी तो जब फोर्स 0 हो जाएगी तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, सारा 0 हो जाएगा, तब हमारा वर्क 0 हो जाएगा। क्लियर? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है अगर डिस्टेंस नॉट कवर, डिस्टेंस इज 0, अगर डिस्टेंस 0 हो जाए, यानी कि हम सपोज हमारे पास एक बहुत हैवी ट्रक है या हमारे पास एक वॉल है, दीवार है, हम उस पर धक्का लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं कि दीवार को हम उस तरफ सरका दें। हम 10 बंदे सुबह से लेकर शाम तक धक्का लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं फोर्स। क्या दीवार मूव करेगी? नहीं मूव करेगी। फोर्स लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तब भी वर्क 0 हो जाता है हमारा। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो? 90, ठीक है। इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, अगर एंगल हमारा यानी कि थीटा अगर हमारा 90 डिग्री हो जाए तब भी जो वर्क होगा वो 0 हो जाएगा। तो याद रखना, ये 3 कंडीशन आपने याद रखनी है। क्लियर? 3 कंडीशन, ये अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है, राइट डाउन 3 कंडीशन ड्यू टू विच वर्क डन इज 0। तो ये 3 कंडीशन आप लिख लेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वर्क, जिसमें हमने डिस्कस किया। इसको हम समराइज कर लेते हैं। वर्क क्या होता है? वर्क तब होगा जब जब फोर्स अप्लाई होगी किसी ऑब्जेक्ट पर और वो डिस्टेंस कवर करे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है। क्लियर?
उसके बाद एंगल अगर हमारा 0 होगा तो वर्क डन मैक्सिमम होगा, अगर एंगल हमारा 90 है तो वर्क हमारा 0 होगा। हमने इसकी 3 कंडीशन पढ़ी है कि फोर्स वर्क डन 0 कब होगा, वर्क डन 0 तब होगा जब फोर्स 0 हो, या फिर डिस्टेंस 0 हो, या फिर थर्ड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस 0 हो जाए। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा है इसका जी हमारे पास यूनिट। अच्छा, जॉउल हमने पढ़ा है। जॉउल क्या होता है? जॉउल को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जॉउल हमारे पास तब होगा, हम इसी पर आ जाए, वर्क यूनिट हमारे पास जॉउल होता है और इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन हो जाएगा, इसका यूनिट हमारे पास मीटर हो जाएगा। 1 जॉउल तब होगा, 1 जॉउल कब होगा? 1 जॉउल तब होगा जब 1 न्यूटन की फोर्स एक्ट करे किसी एक बॉडी पर और वो बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे, तब हमारे पास वर्क होगा वो 1 जॉउल होगा। क्वेश्चन ये है 1 जॉउल कब होगा? 1 जॉउल कब तब होगा जब 1 न्यूटन की फोर्स एक्ट करे किसी बॉडी पर और वो बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे, तब वर्क हमारे पास 1 जॉउल होगा। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, अगर इस टॉपिक से रेलिवेंट अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कर सकते हैं। थैंक यू।